राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे एक बुद्धिमान बहू की कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल अपनी संस्कृति को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बहुत समय पहले की बात है। एक बहुत ही सुंदर सा नगर था। उस नगर के आस पास में ही एक गंगा नदी बहती थी। गंगा नदी के किनारे पर ही वह शहर बसा हुआ था। उस नगर में एक व्यापारी अपने परिवार के साथ रहता था। उसके परिवार में व्यापारी की पत्नी और उसका बेटा और उसके बेटे की बहू रहते थे। पुत्र का नाम अजीत सेन था और पुत्र वधू का नाम शीलवती था। अजीत सेन व्यापार के कामों में जो व्यस्त रहता था और काफी दिनों तक घर नहीं आता था। वह व्यापार के सिलसिले में एक राज्य से दूसरे राज्य में जाता रहता था, जबकि उसकी पत्नी घर पर अपने सास ससुर की सेवा करती थी। पूरा परिवार सुखी और संपन्न था। बहुत ही प्रसन्नता के साथ परिवार रहता था। माता लक्ष्मी की परिवार पर बहुत ही कृपा दृष्टि थी। एक दिन शीलवती आधी रात के बाद खाली घड़ा लेकर बाहर गई और बहुत देर में लौटी। उसके ससुर ने जब शीलवती को जाते हुए भी देखा और जब वह लौटी तो ससुर ने देखा कि वह बहुत समय बाद लौटी है। तो उसके ससुर ने उसको देखा। उसे शीलवती के चरित्र पर कुछ शंका हुई। उसने सोचा, मेरा बेटा तो बाहर गया हुआ है, ऐसे में बहू का यह आचरण बहुत ही गलत है। इस आचरण के कारण तो मेरा कुल कलंकित हो जाएगा। मैं ऐसी चरित्रहीन बहू को अपने घर में नहीं रखूंगा। ऐसी चरित्रहीन बहू को घर में रखना ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसी औरत का कुछ पता नहीं है कब किस पर क्या इल्जाम लगा दे। इस अगर बहू मेरी ठीक होती तो ये रात को आधी रात में कहाँ गई है, इसने हमें आज तक बताया क्यों नहीं। आज तो हमने इसे रात में जाते और आते हुए देख लिया, नहीं तो मुझे तो इसके चरित्र के बारे में कुछ पता ही नहीं चलता। अब वह उसका ससुर यह सोच सोच कर बड़ा परेशान हो रहा था। उसके ससुर ने अपनी पत्नी को बुलाया और उसको सारी बात बताई कि रात के अंधेरे में हमारी पुत्र वधू पता नहीं कहाँ पर मुंह काला करने के लिए जाती है। इसने तो हमारे कुल को कलंकित कर दिया है। ऐसी कलंकित बहू को मैं अपने घर में नहीं रखूंगा और मैं बहू को उसके पियर छोड़ आऊंगा। उसके ससुर और सास ने निर्णय कर लिया कि उसको उसके पियर छोड़ आओ, क्योंकि पुत्र का तो पता नहीं है कितने दिन बाद आएगा, इसलिए तुम ही जाओ और शीलवती को उसके घर छोड़ आओ। अगले दिन ससुर शीलवती को रथ में बैठाकर स्वयं रथ हाँकते हुए उसके पीहर की ओर चल पड़ा। बहू ने एक बार भी नहीं पूछा कि पिताजी आप मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो। सास ससुर ने जो आज्ञा दी, बहू आज्ञा मानकर चुपचाप रथ में बैठ गई। रास्ते में चल दिए। चलते चलते रास्ते में एक छोटी सी नदी मिली। ससुर ने बहू से कहा, तुम रथ से उतरकर जूते उतारकर नदी पार कर लो। किंतु शीलवती ने ससुर की बात मानी और वह रथ से तो उतर गई, लेकिन बिना जूते उतारे ही वह नदी पार करने लगी। ससुर ने मन ही मन सोचा, यह तो चरित्रहीन होने के साथ साथ अवज्ञाकारी भी है, जो कि मेरा कहना भी नहीं मानती है। इसको तो बिल्कुल शर्म नहीं रही है। लेकिन ससुर ने उससे कुछ नहीं कहा। अब चलते चलते थोड़ा और चले। चलते चलते जाने पर वो एक खेत के किनारे किनारे जाने लगे। उस खेत में मूंग की फसल लहला रही थी। ससुर ने किसान की प्रशंसा करते हुए कहा कि देखो शीलवती, कितनी सुंदर फसल है, इस बार तो किसान खूब लाभ कमाएगा। शीलवती कहने कहा, पिताजी आपकी बात तो ठीक है, किंतु यदि यह जंगली जानवरों से बच जाए तभी तो किसान लाभ ले पाएगा। ससुर को उसकी बात बहुत ही अटपटी लगी। वह सोचने लगा कि बहू का व्यवहार तो बिल्कुल कुलीन नहीं है, यह सचमुच में चरित्रहीन है और मुंहफट भी है। अपने से छोटे बड़े की कोई लिहाज नहीं करती है। लेकिन ससुर चुप रहा
और चुपचाप दोनों चलते रहे। चलते चलते वे एक नगर में पहुंचे। वहाँ के जो लोग थे वे बहुत सुखी और प्रसन्न दिखाई दे रहे थे। नगर भी बहुत सुंदर था। तब यह देखकर सीलवती के ससुर के मुंह से निकला, कितना सुंदर नगर है। तुरंत सीलवती बोली, आपकी बात तो ठीक है पिताजी, यदि इसे उजाड़ा ना जाए तो। ससुर को उसकी बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, किंतु वह फिर भी कुछ नहीं बोले। कहने लगे कि पता नहीं, इसके तो मुंह लगना ही बेकार है, इससे क्या बोलना। कुछ दूर आगे जाने पर उन्हें एक राजकुमार दिखाई पड़ा, जिसे देखकर ससुर फिर बोल पड़े, अरे वाह, यह युवक तो देखने में ही बड़ा सूरवीर लगता है। लेकिन उसके बेटे की बहू फिर तुरंत बोल पड़ी। सीलवती ने कहा, यदि कहीं पीटा ना जाए तो, बहुत ही बलवान है। इस बार तो ससुर को बहुत क्रोध आ गया। वह अपने बेटे की बहू की बहुत बातों को बर्दाश्त कर रहे थे, लेकिन इस बार उसका बोलना उन्हें रोक नहीं सका और वे आगे बढ़े और चलते गए। थोड़ी देर बाद दोपहर हो गई। व्यापारी एक घने बरगद के पेड़ के नीचे रथ को रोककर पेड़ की जड़ में बैठकर आराम करने लगा, जबकि जो उसके बेटे की बहू सीलवती थी वह पेड़ से दूर बैठकर जमीन पर बैठ गई। और यह देखकर व्यापारी अब सोचने लगा, यह कैसी औरत है, इसने तो मेरे बेटे की जो है किस्मत ही खराब थी, जो मैंने इसके साथ अपने बेटे का विवाह कर दिया। यह सारे काम उल्टे करती है, चरित्रहीन तो यह है ही, मेरे कुल को भी इसने बदनाम कर दिया और सारे उल्टे काम करती है। पता नहीं मैंने क्या देखकर इससे अपने बेटे का विवाह कर दिया, यह तो उल्टा है। फिर थोड़ी देर, क्योंकि ससुर मन में ही सोच रहा था, उसने अपने बेटे की बहू से अभी तक कुछ कहा नहीं था। थोड़ी देर आराम करके फिर आगे बढ़े। चलते चलते थोड़ा और आगे बढ़ने पर सीलवती का जो ननिहाल आ गया। रास्ते में ही सीलवती का मामा मिल गया और वह उसके ससुर से जिद करने लगा कि आप हमारे यहाँ भी आतिथ्य ग्रहण करें। सीलवती और उसके ससुर उसके मामा के घर चले गए। सीलवती के मामा के घर जाकर उन्होंने उसका बहुत ही आदर सत्कार किया, भोजन कराया। भोजन करके सीलवती का ससुर अपने रथ में ही लेट गया। ससुर को रथ में लेटा देखकर सीलवती भी रथ के पास ही जमीन पर बैठ गई। उसी समय वहां पर एक बबूल का पेड़ था, जिसके पास रथ खड़ा हुआ था। बबूल के पेड़ पर बैठा कौवा काव काव करने लगा। वह बहुत जोर जोर से काव काव कर रहा था। उसकी आवाज सुनकर सीलवती बोली, अरे तू थकता नहीं है, क्यों काव काव करे जा रहा है। एक बार पशु की बोली सुनकर उसके ही अनुसार कार्य करने के कारण तो मुझे घर से निकाला जा रहा है। अब तुम्हारी बात मानकर मैं नई आफत मोल ले लूं? नहीं, अब मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगी। कल रात की बात मैंने एक गीदड़ की मान ली, उसका खामियाजा मुझे भुगतना पड़ रहा है। कल रात एक गीदड़ की आवाज़ सुनकर गीदड़ बोल रहा था कि जो नदी के किनारे एक मुर्दा पड़ा है, उस पर बहुत ही बहुमूल्य आभूषण है, उन्हें जाकर ले लो। और मैंने गीदड़ की बात मान ली और उसकी आवाज़ सुनकर मैं नदी के किनारे गई और किनारे लगे एक मुर्दे के शरीर से बहुमूल्य आभूषण उतार कर घर ले आई। उसके कारण मेरे ससुर मुझे कलंकित कह रहे हैं कि मैंने उनके कुल को कलंकित कर दिया है। मुझे चरित्रहीन न जाने क्या क्या कहा जा रहा है, मुझे घर से निकाल रहे हैं। और अब तू कह रहा है कि इस बबूल की जड़ में खजाना गड़ा है, तो तू क्या इसे निकाल कर मैं एक और नई विपत्ति मोल ले लूं? यह बात सही है कि मैं पशु पक्षियों की बोली जानती हूँ, समझती हूँ, तो इसमें मेरा क्या दोष है। सीलवती का ससुर सोया नहीं था, वह अपनी बहू पर पूरी नजर बनाए हुए था। वह देखना चाहता था कि मैं सो जाऊंगा तो देखता हूँ कि यहाँ पर भी मेरी बहू क्या गुल खिलाती है। जब वह सीलवती की बातें उसका ससुर सुन रहा था तो वह बड़ा आश्चर्यचकित हो गया। उसने कहा कि सीलवती, ये तुम क्या कह रही हो? सीलवती बोली, पिताजी, इस बबूल की जड़ में जो खजाना गढ़ा है कौवा मुझे बता रहा है। ससुर तो सचमुच में बोला, अगर तुम सच कह रही हो
तो यहाँ खुदाई करके देखो। जब वहाँ खुदाई करके देखा तो उसमें सचमुच खजाना मिल गया। अब तो उसका ससुर बहुत ही प्रसन्न हुआ, बहू की बड़ाई करने लगा। बड़ाई करते करते नहीं थक रहा था। उससे बोला, बेटी मुझे माफ कर दे, तू कलंकनी नहीं, तू तो मेरे घर की लक्ष्मी है। उसे अपने रथ में बैठाकर वापस घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसने पूछा कि तुम बरगद की छाया में बेटी क्यों नहीं बैठी? तुमने सारे काम उल्टे क्यों किए? तब सीलवती ने उत्तर दिया, पिताजी वृक्ष की जड़ में सर्प का भय रहता है, ऊपर से चिड़िया जो भी पंछी ऊपर बैठे होते हैं बीट करते हैं, इसलिए वृक्ष की जड़ से दूर बैठना चाहिए, उसी में बुद्धिमानी है। अब ससुर उसके उत्तर से प्रसन्न हो गया। फिर उसने सूरवीर राजकुमार के विषय में पूछा, जिसके उत्तर में सीलवती ने बताया कि वास्तविक सूरवीर वही होता है जो प्रथम प्रहार करता है। इसी प्रकार खुशहाल नगर के बारे में उसके ससुर ने पूछा, जिस नगर के लोग आगंतुक अतिथियों का स्वागत नहीं करते वे वास्तव में आदर्श और खुशहाल नहीं होते। चाहे उनके पास कितनी भी धन संपदा क्यों ना हो जाए, जब तक वे अतिथियों का आदर सत्कार नहीं करते वे कोई भी सुखी नहीं रहते हैं। इसलिए उन्हें हम कैसे सुखी कह सकते हैं कि बड़ा अच्छा नगर है। उसका ससुर यह सुनकर बड़ा खुश हुआ। अंत में उसके ससुर ने पूछा, बेटी चलो ये तो बात ठीक हुई, पर तुमने जूते पहनकर नदी पार करने के कारण क्या था जो तुमने जूतों को उतार कर भी नदी पार कर सकती थी? तब उसके जवाब में सीलवती कहने लगी, पिताजी जो जूते पहनकर मैंने इसलिए नदी को पार किया कि नदी में विषैले जीव जंतुओं का भय होता है, पानी में के अंदर जीव होते हैं और इसके अलावा नीचे कंकड़ पत्थर भी होते हैं। इसलिए नदी तालाब को सदैव जूते पहनकर ही पार करना चाहिए, नहीं तो उनसे हमारे पैरों को चोट लगने का खतरा होता है। सीलवती का ससुर उसकी बुद्धिमत्तापूर्ण बातें सुनकर बहुत ही खुश हुआ। उसके हृदय में सीलवती के लिए प्रेम और सम्मान बहुत बढ़ गया। वह अपनी ऐसी बहू को पाकर निहाल हो गया। जब वह सीलवती को लेकर घर पहुंचा तो उसकी सास कहने लगी कि अब क्या हुआ, ले आए इस कलमुही को घर? अभी तो आप इसको कह रहे थे कि इसने कुल को कलंकित कर दिया, फिर इस कलमुही को घर लेकर क्यों आ गए हो? जगह से छोड़कर क्यों नहीं आए? क्या इसके पियर वालों ने भी इस कलंकनी को नहीं रखा? यह सो कहकर उसकी सास दरवाजे पर खड़ी हो गई। तब वह व्यापारी अपनी पत्नी से कहने लगा, रे भगवान कुछ बोलने का तो मौका दो। हमारी जो बहू है, हमारी जो पुत्र वधू है, वह कोई कलंकनी नहीं है, वह तो हमारे घर की लक्ष्मी है, साक्षात लक्ष्मी है। हमारे बेटे के बड़े अच्छे नसीब हैं जो हमें ऐसी बहू मिली है। सीलवती को घर उसकी सास को सारी बात जब उसका ससुर बताता है तो उसकी सास अपनी बहू से माफ़ी मांगती है, कहती है, सीलवती मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें कलंकनी और ना जाने क्या क्या कह डाला। तब वह सीलवती अपनी सास से कहती है, नहीं माँ जी, परिस्थितियाँ ही कुछ ऐसी बन गई थीं कि जिनमें आपने मुझे चरित्रहीन समझ लिया, लेकिन मुझे तो ये अनोखी शक्ति मेरे अंदर है कि मैं पशु पक्षियों की बोली समझती हूँ। इन्हीं लोगों की वजह से मुझे इतना धन प्राप्त हुआ है, क्योंकि कौआ ने जो धन बताया था उसे खोद कर अपने घर ले आए थे। अब उनके बुरे दिन बीत गए, अब वे जाने माने सेठ बन गए। अब तो जो बड़ी बहू की जो घर सास ससुर ने अपने सारे घर की जिम्मेदारी अपनी पुत्र वधू सीलवती को सौंप दी और कहा कि अब घर से आज से घर की सारी जिम्मेदारी तुम्हारी है। हर परिस्थिति में हर कैसी भी हमारे ऊपर संकट आ जाए, हमें अपने बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। बुद्धियों के प्रयोग से मनुष्य का जीवन में परिस्थितियों से भी आसानी से पार किया जा सकता है। अगर बुद्धि को हम अपनी बुद्धि का यूज़ करेंगे तो विकट से विकट संकट को भी हम पार कर जाएंगे। कभी भी विकट परिस्थितियों में अपना संतुलन नहीं खोना चाहिए और अपनी बुद्धि से काम लेना चाहिए। दोस्तों,
अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। राधे राधे। कमेंट बॉक्स में राधे राधे ज़रूर लिखें ताकि हमें पता चले कि आपको हमारी कहानी पसंद आई है।